परसों वाले दिन लेक्चर 7 में वी हैव स्टडीड अबाउट द वर्ड डायनामिक स्लैश मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कब कहते हैं एक बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, कब माना जाता है बताओ? और जीरो और नेट फोर्स जीरो। और ये तो फॉर्मूला बता दिए, मतलब मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ना वो ट्रांसलेटरी मूवमेंट करे ना वो रोटेशनल मूवमेंट करे, ठीक है। तो और जैसे कि सब फेमस टॉपिक्स के साथ होता है मेंस में, एडवांस में, नीट में, क्वेश्चन में कहीं बोल के नहीं देता है कि ये क्वेश्चन है डायनामिक इक्विलिब्रियम का, इसको सॉल्व कर दो, ऐसा कहीं लिखा होगा नहीं रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये एक यूनिफॉर्म स्टील बार है, यूनिफॉर्म स्टील बार, ये सब में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगता है ना। ऑफ मास है 5 kg और लेंथ कितना दिया हुआ इसका? 1.5 मीटर का है, ये 1.5 मीटर का है। इसको सस्पेंडेड हवा में तो रहेगा नहीं, जैसे पार्क वगैरह में जो देखते नहीं हो, जो बैठने के लिए जो चेयर रड टाइप का, मतलब बैठने का बंदोबस्त है, रड है, यहां से देखो इसमें सपोर्ट है और यहां पर इसमें सपोर्ट है, ठीक है। और ये 1.5 मीटर का है और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इसमें बोल रहा है कि एक और मास है 2 kg का, उसको सस्पेंड इसमें झुलाया गया है, कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट 0.3 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द बार। ये बार है, इसका लेफ्ट एंड है, इससे 0.3 कहीं यहां पर आएंगे ना कहीं, यहां पर से क्या झुलाने के लिए बोला गया है? एक मास झुलाने के लिए बोला गया, कितने का? अच्छा, मास तो झूलता है नहीं, हमें मालूम है। मास अगर 2 kg है तो इसका वेट कितना हो जाएगा? न्यूटन, है ना। तो वेट ही लगाते हैं, अब मास क्या झुला के करेंगे हम? 20 न्यूटन है, समझ में आ जाएगा ना। ये हो गया, इसको झुला दिया। ये लेंथ दिया हुआ यहां से लेफ्ट एंड से, दिस इज मीटर्स, यहां से कितना हो जाएगा? 1 मीटर्स। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? अब पूछ रहे डिटरमाइन द रिएक्शंस। अब यही बात हो जाती है फिजिक्स में, पीछे का नहीं पढ़ा हुआ तो पहले पीछे का पढ़ो, आगे का पढ़ के क्या ही कर लोगे अगर पीछे का नहीं जानते हो तो। रिएक्शन, ये जो बार, ये जो स्टील रड है और जो इसका एंड है ये वाला, ये इस बार पर वेट नीचे की तरफ, तो ये जो है इस पर क्या लगाएगा? ये किस तरफ लगाएगा? वही तुम्हें निकालना है, क्वेश्चन में बोल भी रहा है वही निकालना, ठीक है। क्लियर कट हिंट भी है कि यही निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगाएगा? ये लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। अरे ये क्या, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, इसका नाम मान लेंगे R1, और ये लगाएगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ R2। और यही तुमसे पूछ रहा है कितना लगा रहा है। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इंडिविजुअली, तुमसे नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है कितना होगा नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का मीनिंग, ठीक। क्वेश्चन बनाना मेंस एडवांस नीट अलग बात, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। एक रड है, उसको 2 एंड पर सपोर्ट डाला हुआ है, उस पर एक और वेट लगा दिए, तो बताओ कि ये जो सपोर्ट वाला जो फलक्रम है वो उस पर ऊपर की तरफ कितने का नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, इतना सा क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल का क्वेश्चन तो पहले भी बनाए थे फोर्स लॉ ऑफ मोशन में, वहां होता था कि जितना हम वेट लगा रहे कुछ नहीं होगा तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होता था। फिर फ्रिक्शन में पड़े तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा अलग तरीके का एंगल पर डिपेंडेंट हो जा रहा था। यहाँ पर भी बताना है कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको अप्रोच करते हैं। और मैं बताया इसमें कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं रहेगा कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, यू हैव टू यूज द रूल्स ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स, ये वो कहाँ लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा हुआ, बस लगाना है, ठीक है। पहले हम लोग अप्रोच करते हैं। तो ये सस्पेंडेड है, ये यहाँ पर सस्पेंडेड है, फिर भी ये सिस्टम कहीं जा नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब झुला दिए फिर भी अपने जगह पर स्थिर है, ठीक है। समझ में आ रहा बात? मतलब डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली बता रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। ये 9th-10th में बोलते थे, 11th में भी बोलते थे, अब नहीं बोलेंगे। ये जो सिस्टम है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। परसों के क्लास में देखे इक्विलिब्रियम तो 2 तरह का होता है। ऐसा हो सकता था कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होता, फिर भी वो बॉडी घूम सकता था, तो ये घूम रहा है क्या अपने जगह पर? इसका मतलब है कि अब इक्विलिब्रियम है तो दोनों तरह का इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब थोड़ा हिसाब किताब लगा लेते हैं। ओके, क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एक चीज और देखते हैं। इस स्टील रड का मास कितना दिया हुआ था? वेट कितना हो गया? यूनिफॉर्म रड है तो ये जो वेट है वो कहां पर लगेगा? इसके सेंटर ऑफ मास पर लगेगा, जो कि परसों बताया गया था कि ऐसा यूनिफॉर्म रड के लिए जहां पर एक्चुअली सेंटर ऑफ मास, वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। तो यू कैन यूज द वर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो, क्योंकि मास नहीं, अभी तुम खुद बोल रहे हो कि इसका वेट बीच में लगेगा, अभी आप खुद बोले हैं। और सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन अलग था। सेंटर ऑफ मास तो वो पॉइंट था जहां पर पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है।
जहां फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन बिल्कुल उतना होगा जितना सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, सेंटर ऑफ मास बीच पे होगा, बट अभी तुम खुद बोल रहे हो कि इसका वेट नीचे की तरफ आएगा, तो वर्ड एक्चुअली में यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ मास नहीं। वैसे ऐसे डायग्राम में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पर आएगा, बट फिर भी कॉमन सेंस से वेट झुलाने वाले हो ना, तो बस हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ठीक है, तो कहां पर आएगा ये, इसके बीचों बीच 0.75 पर। इसका मास था 5, तो इसका वेट कितना हो गया, ऐसे 50 न्यूटन। इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी नाम दे सकते हो, सी नाम दे सकते हो, मन है तो। यहाँ पर ए कर देते हैं, यहाँ बी और यहाँ पर सी, चलेगा। ये कितने पर लग रहा है, 0.75, और ये वाला भी 0. तो ये कितना हो गया, 0.75 में से 0.3 गया तो 0.45 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? पूरा आ जाएगा, कहाँ तक लिखूं? ठीक है, तो अब थोड़ा करते क्वेश्चन। अच्छा, तुम लोग क्वेश्चन नहीं लिखे हो ना, क्वेश्चन लिख लियो, तो मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। ठीक है, डायग्राम में तो सब चीज आ ही गया है ना, क्वेश्चन मिटा देता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो चलो अब थोड़ी मैथ की बातें भी होंगी। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब समेशन फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्स एक्सिस पर भी देखो फोर्स 0 करना पड़ेगा, और वाई एक्सिस पर भी फोर्स जो है वो। अब इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई नहीं, मतलब इसका काम है नहीं। वाई पर कुछ कुछ लग रहा है, बताओ कौन कौन सा, कितना कितना बोलो। इस पे कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई नहीं है, इसके हाँ R1 ऊपर की तरफ इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 प्लस 20, कितना हो गया। अभी मैं बोला मैथ की बात है, वेरिएबल कितना हो गया, इक्वेशन कितना है, नहीं सॉल्व हो पाएगा, इसके लिए हमें एक और इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। और अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अब ये वर्ड था इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दोनों तरह का इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी के साथ साथ में भी होगा, उसी का कॉन्सेप्ट अभी लगाने वाला। ठीक है, कोई बोला नहीं था, मान लो अगर मेरा यहीं पर आंसर आ जाता तो बस बात खत्म। जैसे इसमें मैथ्स की बात है, वेरिएबल जितना उतना इक्वेशन चाहिए, अगर मेरा आंसर आ ही जाता तो फिर मैं क्यों ही लगाता, अब मेरे को नहीं जरूरत है, अब नहीं घूम रहा है तो मैं क्या करूं, मेरे को काम ही नहीं है। बट क्योंकि वेरिएबल आ गया है, 2 इक्वेशन हो गया, एक सॉल्व होगा नहीं, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो अब हम लोग इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम का भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में हमें खोजना पड़ता है कि किस किस पॉइंट पर कहां से नहीं घूम रहा है। एक्चुअली में ये सारे ही पॉइंट पर कहीं नहीं घूम रहा है, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, तुम यहां पर लगा सकते हो, यहां पर लगा सकते हो, यहां पर लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, जहां तुम कॉन्फिडेंस में हो वहां पर लगा सकते हो। ठीक है, तो समेशन टॉर्क भी क्या होना चाहिए इसमें, 0। तुम ज्यादातर क्वेश्चन में से सेंटर ऑफ मास पर या फिर जहां पर एंड है वहां पर लगाना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तुम ए पर, जी पर, बी पर, कहीं पर भी लगा सकते हो। मैं लगा रहा हूं फिलहाल एट ए पर, चलेगा, ए पर लगा रहे, जितना टॉर्क होगा उसका समेशन 0 होगा। ठीक है, अब बताओ टॉर्क का समेशन 0, टॉर्क। अब इसमें ये पॉइंट पर कौन कौन सा फोर्स टॉर्क लगा रहा है, सोच सोच के बोलो। ये R1 एक फोर्स है ना इस पे, बट ये इस पर सीधा लग रहा है, सीधा फोर्स लगा सकता है, टॉर्क नहीं लगा सकता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन ये पॉइंट पर नहीं है। अरे तुम यही सब पढ़ाया जाता है, ऐसे ही फिजिक्स कनेक्टेड होता है, इसीलिए 2 दिन सिर्फ टॉर्क का न्यूमेरिकल बनाना सिखाया गया। टॉर्क का खुद का क्वेश्चन नहीं आता है बनाने के लिए, इसमें काम पड़ेगा, यहां पर आएगा बनाने के लिए, ऐसा ही सिलेबस डिजाइन है आपका। ठीक है, कौन कौन लगाएगा, चलो ये तो नहीं लगाया, और बताओ, ये वाला लगाएगा, है ना, समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाले को इस चैप्टर में हम लोग मान रहे हैं निगेटिव है। चलो, तो फोर्स कितना है, हाँ ठीक है, फोर्स इज 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये माइनस में है या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखो, जो तुम्हारी मर्जी, मान लो ऐसे माइनस लिखे। अरे सबको समझ नहीं आ रहा तो पहले का पढ़ो, बैठे रहने पर 11 12 का फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तो नहीं निकलेगा। बैठे हमको कुछ नहीं आता, क्लास में जाके बैठे और हमसे सब बन रहा है, सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो ट्रूथ है सो ट्रूथ है, इसका हो गया। अब ये वाला भी इस पे लगा सकता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन लगेगा कितना, -50 इंटू
7.5 था ना। और कौन है जो लगा रहा है इसको? R2। ये देखो, ये है इसमें फोर्स, एंड दिस इज नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद है, इसलिए पहले 1-2 क्लास से तुमको टॉर्क सिखाया गया है निकालना, वही नहीं आ रहा है तो कैसे होगा? और वैसे घूमेगा कैसे ऐसे? हाँ, ये फोर्स है और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव जाएगा, है ना? तो प्लस में बोलो कितना फोर्स, कितना R2 इज इक्वल टू, अरे समझ, बस इससे आ जाएगा हमारा आंसर। तो R2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू, ये सब उधर करो, 60 हो गया लगता है, ये 6 होगा, चलो मान लिया। और ये 37.5 होगा शायद, देख लो तो एक बार करके, 37.5 होगा, प्लस में है लेकिन नहीं, इस बार 37.5 होगा, 50 से भी होगा। कितना हो गया? R2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 43.5। अरे समझ, कटता ही होगा जरूर, शायद 29 बार में कटता है। एक बार करके देख लेना, मुझे श्योर है 30 गुना 1.5 45 होता है, 29 बार में कट जाएगा। 29 हो गया। और एक यहाँ पर था मेरे पास R1 प्लस R2 का वैल्यू 70, फॉर R1 दिस इज 41 न्यूटन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, एंड एज मेंशन, कहीं पर लिख के नहीं देगा कि लो भाई ये क्वेश्चन डायनामिक इक्विलिब्रियम का है, इसे फोर्स बराबर कर दो, इसमें टॉर्क बराबर कर दो। ये तुमको खुद देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन डायनामिक इक्विलिब्रियम का है, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच इट, ये तुमको खुद सोचना है, खुद बनाना, ठीक है। और 1 नंबर टॉपिक है फिजिक्स का, 1 नंबर टॉपिक है, 1 नंबर टॉपिक है, और यू कैन से टॉप 5 टॉपिक में से है। जिस दिन तुम्हारा मेंस नीट का एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले अगर 5 टॉपिक पढ़ के जाओगे कि इससे लड़ना है तो इससे लड़ना है, क्वेश्चन नो कंपल्सरी है, नहीं लड़े ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो टॉप टॉपिक में से इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये सीसॉ ही है एक्चुअली में। तो 2 बॉयज है, 2 लड़का है, वेइंग देखो कितना दिया हुआ, 40 kg एंड 50 kg आर सिटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ वुडन प्लैंक एट अ डिस्टेंस 4.5 मीटर एंड 1.5 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द फल्क्रम, यही है, कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लैंक। यहां पर इस पूरे प्लैंक का जहां पर एग्जैक्ट मास होता है, जहां पर उसका वेट नीचे की तरफ लगता है, जहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहीं पर लगाया हुआ है फल्क्रम, जनरली वहीं पर लगाया रहता है। सीसॉ भी खेले होंगे बचपन में, तो वहीं पर लगाया हुआ है। तो 2 लड़का को बैठाना है, कितना 40 kg वाला को कहां पर बैठाना भैया? 4.5 मीटर दूरी पर। यहां पर एक 40 kg वाला लड़का बैठा हुआ है, 40 kg, इसका वेट कितना होगा? ये कहां पर बैठा हुआ है? ये 4.5 मीटर की दूरी पर है। और दूसरा वाला 500 न्यूटन का है, बट वो 1.5 मीटर यहीं पर है कहीं नजदीक, है ना। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस पर टॉर्क देखते हैं क्या लगता है। अगर टॉर्क बराबर आ गया मतलब ये पहले से स्थिर है, तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन अगर टॉर्क लगाते हो, इस पॉइंट का नाम ये मान लेते हैं इसका बी, तो ये टॉर्क इस पर लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्लॉकवाइज। तो यहाँ वाला ए वाला कितना टॉर्क लगा रहा है? ए वाला कहां पर लगा रहा है वो लिख देना है, पॉइंट सी पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें तो साला सी पर ही करना ही पड़ेगा, पिछले वाले में तो साइड में एंड था, बीच में सेंटर कहीं पर भी लगा लिए, ये तो तुमको वहीं पर लगाना ही। तो ए कितना लगा रहा है सी पर? हाँ 400 इंटू या 1800 न्यूटन मीटर हुआ टॉर्क, है ना। और ये वाला बी 500, दिस इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना हो गया? 750 न्यूटन मीटर। आ रहा है समझ? तो ये वाला तो लगा रहा है भैया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1800 न्यूटन मीटर, और ये वाला केवल 750 न्यूटन मीटर लगा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब है ये घूमेगा, किस तरफ घूमेगा? इसका टॉर्क ज्यादा है ना, तो ये ऐसे धंस जाएगा नीचे की तरफ, है ना। तुमको बोला गया एक और लड़का को बैठाओ, कहां बैठाओगे? वेट उसका दे रहा है 35 गुने 10, 350 न्यूटन का, ये बैलेंस सिक्योर कर ले। क्या लगता है इधर का टॉर्क ज्यादा ऑलरेडी है, अब लड़का को भी इधर ही बैठा दोगे? इधर बैठाओगे, ऑब्वियस है। तो कहां बैठाओगे पूछ रहा है, तो मान लेते हैं यहां कहीं बैठाते हैं, यहां पर
अरे समझ, इसका मास वेट कहां बैठा है मेरे को पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं। अरे है सबको, तो डी वाला निकालते हैं। डी पर मान लो बैठा है कितना, तो 350 इंटू एक्स। और टू सिक्योर बैलेंस यहां पर हमें टॉर्क बराबर करना पड़ेगा या फिर समेशन टॉर्क 0 करना पड़ेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अटेन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी अटेन होगा, बट ये ऐसे वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें हम लोगों को ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का काम नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली का नहीं काम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का खेल है। इसमें कोई तुमको बताएगा नहीं क्वेश्चन में कि कौन सा इक्विलिब्रियम का क्या काम है, नहीं है, तुमको खुद ही देखना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना था, 1800 था ना, और क्लॉकवाइज वाला 750 प्लस 350x, ये इधर चले आया तो 1050 हो गया, बराबर 350x। देयरफॉर x बराबर कितना हो गया, दिस इज 3 मीटर। आ रहा समझ में, 3 मीटर दूरी पर, तो ये 1.5 मीटर पर था एक्चुअली में, यहाँ पर 3 मीटर की दूरी पर ये 350 मीटर, 35 kg वाला लड़का है वो 3 मीटर की दूरी पर है, और 50 kg वाला है वो 1.5 मीटर की दूरी पर है। फोर्स तो बराबर नहीं हो रहा है, बट ये 400 गुने 4.5 के हिसाब से टॉर्क जरूर बराबर हो जा रहा है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये बैलेंस सिक्योर कर ले रहा है। ठीक है, जल्दी से लिखो। ये एनसीईआरटी का फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कार वेज 1800 केजी, ये कार है 1800 केजी है, बट सीधा ऐसा नहीं कि बीच में लगा दिया। कार इज नॉट अ सिमेट्रिकल डायग्राम, इसमें लिखा हुआ भी है। एक तो डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सेल, मतलब व्हीली मान लो 1.8 मीटर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सेल। ये अगर है इससे 1.05 मीटर यहां पर कहीं बीचों बीच पे नहीं, क्वेश्चन में लिखा, मैं नहीं कह रहा, यहां पर लग रहा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब पूरा वेट यहां पर कंसंट्रेटेड है। मतलब 1800 गुने 10 कितना हो गया, ये 18,000 न्यूटन। यहां से अगर भैया 1.05 मीटर है तो यहां से कितना हो गया, 0.75 ही होगा ना। ठीक है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड। यही ग्राउंड है, दिस इज द लेवल ग्राउंड। अरे ये सब बनाओ यार, ये तो फिर क्या ही कोचिंग आके उतना ठंडा गर्मी में पढ़ के पाए। लेवल ग्राउंड है, और ये फ्रंट व्हील और बैक व्हील पर क्या लगा रहा है, ऊपर के तरफ फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ वो तुमको निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हो, बट फोर्स वर्ड बोला हुआ है, फोर्स ही निकालेंगे। ये दोनों कितना फोर्स लग रहा है इस पर, ये बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये सिस्टम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये ऐसा है कि ऐसा गाड़ी घूम जा रहा है क्या, यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मुड़ के टूट के गिर गया क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि दिस सिचुएशन, इसमें कई तरह का फोर्सेस एक्ट कर रहा है, उसके बावजूद ये एकदम सीधा जहां पर है वहीं पर है। मतलब कोई तुमको डायरेक्टली नहीं बताएगा कि लो ये क्वेश्चन डायनामिक इक्विलिब्रियम का है, बट ये है क्वेश्चन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, फॉर सिस्टम टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या क्या जीरो करना पड़ता है, सब नेट फोर्स और नेट टॉर्क। पहले फोर्स वाला कर लेते हैं। फोर्स अब दो, मतलब एक्स एक्सिस पर भी ये आ जाएगा पूरा, इधर एक्स पर भी 0, तो एक्स पर कोई फोर्स लग रहा है क्या इसमें, वाई वाला कर लेते हैं। F1 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 0 या फिर इज इक्वल टू 18,000, ये हो गया एक हिसाब किताब। अब हम लोग दूसरा गेम करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट जी पर नेट टॉर्क 0, तो लगाओ नेट टॉर्क 0। एक तो ये 18,000 वाला ही ये उसी पॉइंट पर लग रहा है, तो ये फोर्स तो है, बट ये जी पॉइंट पर टॉर्क नहीं लगा पाएगा। इसका कहानी खत्म। इसका लगाते हैं, ये क्लॉकवाइज है, इसका नाम कुछ कर देते हैं, माइनस प्लस मैं नहीं कर रहा, आप लोग करना करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। तो दिस इज F1 इंटू 0.75 इज इक्वल टू, या फिर प्लस माइनस कर लो, इज इक्वल टू 0 कर लो, बात वही। ये कितना हो जाएगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन से है ना, तो दिस इज F2 इंटू 1.05, तो बस ठीक ही है। 75/100
और कोई नहीं ना फोर्स वगैरह, नहीं और कोई इन्वॉल्व नहीं है। 105/100 इस टेबल में करता है 15 नहीं 5/7 ना, मतलब 5F1 बराबर 7F2। अब छोटे क्लास में जो पढ़े थे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, एलिमिनेशन मेथड था ना 9th 10th में। 5F1 प्लस 5F2 बराबर ये 90,000 हो जाता है, और ये 5F1 के जगह 7F2 पुट कर लेंगे, कितना हो गया, दिस इज 12F2 बराबर 90,000। कितने बार में करता है ये, 75 बार में करता है क्या, 12 से 12 7 84 6 कटता है, 75 बार में करता है। 75 पे 2 0, मतलब F2 हो गया 7500 न्यूटन और F1 10,500, टोटल 18,000 था ना, तो 7,500 10,500, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, घर पे किताब से मिलाना क्वेश्चन। और मोटा मोटी कह रहा है ये एक मेटल बार है, इसका मास कितना दिया हुआ है 4 kg। ये हवा में तो सपोर्ट होगा नहीं, इसको ऐसे 2 नाइफ एज से सपोर्ट किया हुआ है। अरे समझ, ये एकदम एंड पे नहीं है, डायग्राम में भी दिख रहा है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर एंड से ये नाइफ एज लगाया हुआ। अब बोल रहे हैं 6 kg का एक और वेट है, उसको भी सस्पेंड किए हैं एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। जैसे ये 6 kg का है, मतलब वेट 60 न्यूटन हो गया, कितना है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड है, यहां से 30 सेंटीमीटर पर। अरे समझ में ना, बायो बायो मत करो, उधर से भी कर सकता, आंसर सेम आएगा। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस एट द नाइफ एजेस। नाइफ एज किस तरफ रिएक्शन फोर्सेस लगाएगा, निकालना है तुम्हें, ये दोनों F1 F2 या रिएक्शन वर्ड बोल रहा था, R1 R2 लिखते हैं। बाकी बोल रहा है कि बार को मान लो होमोजेनस है और यूनिफॉर्म है, मतलब इसका पूरा वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही लगेगा, ये कह रहा है आपको। तो 4 kg का था ना, मतलब कितने का 40 न्यूटन, वो एकदम सेंटर पर आएगा यहां पर। ठीक है, 40 न्यूटन का, कहां पर 70 का था ना, मतलब 35 पर हो जाएगा। दिखाओ सॉल्व करके कितना होगा, ट्राई करके देखो। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, ताकि तुमको ये ना लगे कि टफ है, मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। स्कूल एग्जाम में भी इसी रेंज पर, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इसी रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर और टॉपिक मिला के चैप्टर हो। ठीक है, बहुत लोग कहा कि अरे इतना टाइम पास करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। उतना देर सोचोगे कि कैसे बनेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब तो हो गया। फिर तो 1 घंटा 20 मिनट का पढ़ाई आपको बर्बादे चला गया। क्या करना, क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ दिया था ना मैं थोड़ी देर पहले, इसको मिटा दिया जाए। और इक्विलिब्रियम की बातें हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बातें हैं, थोड़ा सॉल्व तो बनता है। क्या क्या करें, सबसे पहले फॉर सिस्टम टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, आप लोग लैंग्वेज जरूर, मैं भी लिख ही देता हूँ। फॉर सिस्टम टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, हम लोग पूरा ठीक से लिखो। पहले समेशन 40 करेंगे। एक्स एक्सिस पे है क्या कुछ, वाई पर कुछ है, कौन कौन है, R1 बराबर नीचे 100 है, मतलब R1 प्लस R2 तो 100 ही आएगा ना। 30-20 आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर 40-60, 50-50, 60-40, 54 46, 44 56, ऐसा ही ना आएगा कुछ। ये हो गया, वेरिएबल आ गया, 2 इक्वेशन हो गया, एक नहीं सॉल्व हो रहा है, आप कुछ और करेंगे। आप क्या करेंगे, ये तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का काम किया, अब क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, समेशन टॉर्क 0 किस पॉइंट पे किया जाता है, इसमें हम लोग यहां पर कर सकते थे, यहां कर सकते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कर सकते थे, तुम देख लो जहां मानो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए समेशन टॉर्क 0 करेंगे, कहां पर किए हो, जो जहां कर ले, कहां किए हो तुम लोग, फलक्रम पे किए हो, ए पर किए हो, K1 पर, मैं भी कर रहा हूं, ऐसे G पर भी आ जाएगा। एट K1 पर कर रहे हैं, एट
कि ये लिख देना ताकि घर पर थोड़ा याद तो रहे कहाँ किए थे, क्योंकि कल तुम्हारा मेंस का एग्जाम नहीं है, 1.5 साल के बाद है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या हुआ था। चलो इस पे कर रहे हो तो इस पे कौन कौन लगा रहा है फोर्स? ये फोर्स तो लगा रहा है, फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन नहीं लगा रहा, बोलना तो पड़ेगा ना। फिर तो कौन कौन लगा रहा है? ये 60 वाला लगा रहा लगता है, ये 60 है, और हाँ ये सिर्फ 20 ही ना हुआ, और ये माइनस में है ना, तो -60 इंटू 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर ले क्या, तो काम पड़ेगा इसका, कर लेते हैं, ठीक है, मीटर में है, ये हो गया। और कौन लगा रहा है? ये वाला कितना, हाँ -40, यहां से तक 25 होगा, और कुछ है? ये वाला, ये है ना, दिस इज फोर्स, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स रोटेशन, कितने पर है ये? 50 है ये 70 था, में से 10 गया तो 50 है, ये प्लस है R2 इंटू 50 है ना। वही बात है, या तुम ऐसे इक्वल टू 0 करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्लॉकवाइज करो। ये वाला जा रहा था क्लॉकवाइज, ये वाला ये दोनों क्लॉकवाइज, और ये वाला है क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करो, और या फिर प्लस सब करके इज इक्वल टू 0 करो। ये तो तुम समझो, ये मैं क्या समझाऊं इसमें। 50 R2 बाई 100 बराबर, बोलो कितना हो गया? 60 इंटू 20 कितना होता है? 1200 बाई 100 प्लस 1000 बाई 100, तो 50 R2 बराबर 2200 हो जाता, 100 कट जाता, दिस इज R2 बराबर 44 न्यूटन, और R1 प्लस R2 100 है, यहां से 56 न्यूटन, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ा, ठीक है। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का ऐसा क्वेश्चन सारा हो गया हमारा। पार्ट 1 कर देते हैं इसको। इसमें देख रहे हो एंगल वाला नहीं आया, फ्रिक्शन वाला नहीं आया, अगले क्लास में लाते हैं एंगल वाला और फ्रिक्शन वाला भी। जितना क्वेश्चन कर लो डायनामिक इक्विलिब्रियम का, उतना ही क्वेश्चन लड़ जाने का चांसेस रहेगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है।